नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बांग्लादेश चलते हैं क्योंकि बांग्लादेश में हर रोज नया डेवलपमेंट हो रहा है जो शायद भारत के हित में न हो भविष्य में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रविंदर सचदेव, जो कि इमेज इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। थैंक यू कर्नल राठौर, आपके साथ प्लेजर एंड एन ऑनर, और आपके दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा बैकग्राउंड, हम बेसिकली जैसे कर्नल राठौर हैं वैसे ही हम भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फोकस रखता हूँ मैं, और हमारी जो इंस्टीट्यूट है हम जियोपॉलिटिक्स, ऑप्टोपॉलिटिक्स, इस तरह के एरियाज में रिसर्च भी हम करते हैं। मेरी एक किताब अभी आने वाली है अगले महीने अक्टूबर में ही, 2 किताबें एक्चुअली, एक किताब ट्रंप के ऊपर और एक किताब हैरिस के ऊपर। हाँ, मुझे आप जैकेट दिखा रहे थे, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। क्या नाम है इसका? ट्रंपोटोपिया। ओह, वंडरफुल। देखिए भाई, ट्रंप का कोई यूटोपिया है ना, ट्रंप की कोई ड्रीम है जिसकी तरफ वो अमेरिका को ले जाना चाहता है। तो क्या है उसकी ड्रीम, क्या है उसकी पर्सनालिटी, और ये जो बिहेव करता है कैसे करता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी का असेसमेंट। और लास्टली ये भी है कि ट्रंप जैसी शख्सियत से नेगोशिएट कैसे करो। वो तो अपने को मास्टर ऑफ द डील कहता है ना। जी हाँ। वो कहता है आओ मेरे से नेगोशिएट करो, डील बनाओ। तो अगर ये प्रेसिडेंट होगा तो इसके साथ डील कैसे करी जाए, नेगोशिएट कैसे किया जाए, ये भी इस किताब में है। सर, आपकी किताब के लिए हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए मुद्दे पे बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशंस दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, और अभी हाल में बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार है। अभी इलेक्शंस होने बाकी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, राइटिंग ऑन द वॉल जो हमें देखने को मिल रही है और हर रोज नई देखने को मिल रही है। आप क्या समझते हैं कि इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे कह ही दिया है, मेरे ख्याल से ये चैलेंज बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को फिलहाल निकट भविष्य में हम ओवरकम नहीं कर सकते, मुझे दिखता है। बल्कि जैसे आप भी कह रहे हैं, ये चैलेंज बढ़ता हुआ ही हमें दिखेगा शायद। बांग्लादेश के अंदर पब्लिक ओपिनियन, हमें ये समझना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर पब्लिक ओपिनियन भारत के खिलाफ बहुत जा चुका है। सेंटिमेंट पब्लिक की, आम पब्लिक की। जी हाँ। और हम डेफिनेटली उसको, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए बुना रही हैं, लीवरेज कर रही हैं, हर पार्टी करती है, और उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट भी करा है भारत के खिलाफ ओपिनियन बनाने में। उनकी अच्छी खासी प्रोपेगेंडा भी है। परंतु जो भी हो, आज की तारीख में असलियत यह है कि बांग्लादेश की आवाम एंटी इंडिया हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली। तो इस एंटी इंडिया माहौल से हम कैसे निपट पाएंगे? देखिए, जैसे बात है कि एंटी इंडिया माहौल है क्यों, हम भी जिक्र कर रहे थे, राइट। कुछ कारण हैं जो कि ऑब्वियस हैं और होते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जी हाँ। सबसे पहला बड़ा कारण ये है कि हम एक बड़ा देश हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, और हमारे पड़ोस में वो जो देश है वो छोटा है। तो ऐसे में क्या होता है, दुनिया भर में, केवल हमारे नेबरहुड में नहीं, दुनिया भर में किसी बड़े देश के बगल में जो छोटी देश होती है वो अपने को थोड़ा छोटा समझता है। उसे लगता है कि ये मेरे को बुली कर रहा है, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बुलिंग की बिग ब्रदर है ये। जी हाँ। क्योंकि आप उसको डोमिनेट करते हो विदाउट डाउट, ना चाहते हुए भी। आपकी कल्चर डोमिनेट कर रही है, आपका ट्रेड चल रहा है उस देश के साथ, आपकी कल्चर जा रही है वहां पर, तो आप उस देश को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। पर इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपका एकदम नेबर है, उसको खुद जीवित रहने के लिए, खुद ट्रेड करने के लिए उसको आपसे लिंक रखने हैं। तो ऐसे में वो जो भावना हो जाती है, और कभी कभी लगता है कि एरोगेंस है बड़े देश की, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, वाटर शेयरिंग बांग्लादेश के केस में फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस तरह की चीजों को होना स्वाभाविक है, वन। बट सेकंड, इसके अलावा जो इश्यूज हैं वो इश्यूज धीरे धीरे बढ़ती गई हैं, और कुछ रिलीजन को लेकर के भी हैं, और
एक जो दावा है बीएनपी पार्टी का और जमात इस्लामी जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, वो इसी का ज़्यादा है कि इंडिया हम पे डोमिनेट कर रहा है, इंडिया की कल्चर हम पे डोमिनेट कर रही है, और उधर ट्रेड इकोनॉमी को लेके, वाटर शेयरिंग की इश्यूज को लेकर के। तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं बाद में। फिर रेडिकल इस्लाम जो वैसे ही भारत जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन है, राइट, उसकी खिलाफत करता है। खिलाफत ही नहीं, पहला ऑब्जेक्टिव तो रेडिकल इस्लाम जो बांग्लादेश में है उसका कि अपने देश को ही पूरा इस्लामिक बनाना है। जी हाँ। तो सर ये तो साइकोलॉजिकल रीजन हुए। साइकोलॉजिकल रीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन लोग ये क्यों भूलते हैं कि पिछले 10-12 सालों तक भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बड़े कॉर्डियल थे। शेख हसीना के टाइम पे ऐसी कोई समस्या नहीं थी, और भारत ने भी शायद ऐसा कभी मौका नहीं दिया जिससे कि बांग्लादेश के अवाम को कोई शिकायत हो हमसे। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? चाय पीजिएगा सर। आई थिंक हमें यह भी समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश की अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या थी और क्या है। इसमें ये जो दोनों पार्टीज हैं ये आपस की खूनी दुश्मन है वर्चुअली, बीएनपी और अवामी लीग। जी हाँ। जब एक पार्टी सत्ता में रहती है तो वो दूसरी पार्टी के नेताओं को मरवाती है, किडनैप करवाती है, टॉर्चर करती है, उनको हैरेस करती है, कोई डाउट नहीं है। बीएनपी ने करा था। जी हाँ। ओके, हसीना आई, इसने उसका रिवर्स किया। अब बात यह है कि बांग्लादेश के लोग ये समझते हैं कि हसीना ने जो भी करा उसके पीछे इंडिया का हाथ और साथ था। राइट, कि इंडिया भाई हसीना को सपोर्ट करती है और हसीना ही ये किए जा रही है हमारे देश के अंदर हाई हैंडेडनेस, डिक्टेटरशिप, तो ये इंडिया इसकी मदद कर रही है तभी हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है वहाँ पे कि जो शेख हसीना ने वो जो ट्राइब्यूनल बनाया था, इंटरनेशनल कोर्ट, जो अपने ही जो 71 वॉर के अक्यूज को ट्राई करने के लिए 2011 में, कहा जाता है कि वो उसने इंडिया के प्रेशर में बनवाया था, और उस कोर्ट की जो जजमेंट आई जिसमें आई थिंक करीब 7 या 10 या 12 को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, जी हाँ। उनको डेथ पेनल्टी इंडिया के प्रेशर में ही दी गई क्योंकि वो इस्लामिक थे। अधिकांश उसमें जमात इस्लामी के ही मेंबर्स थे। जी हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो थे ही। तो Yes. वो गुस्सा आज उनके खिलाफ फूट पड़ा है, और उसमें भारत को भी थोड़ा सा शेयर मिल रहा है। खैर, ये तो हुई बात कारणों की। आज बांग्लादेश में जो हालात हैं उसमें मेजर प्लेयर्स कौन हैं जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों को खराब कर सकते हैं या संवार सकते हैं? मेजर प्लेयर्स कौन है? देखिए, मैं तो कहूँगा मेजर प्लेयर्स में सबसे नंबर 1 प्लेयर तो है बांग्लादेश की आवाम। जी हाँ। वो एंटी इंडिया बन चुकी है, दैट्स वन, या बनती जा रही है। बट हाँ, अब इस पूरी आवाम को और ज़्यादा स्ट्रोक करने में, इसका फ़ायदा उठाने में कौन से प्लेयर्स हैं, अज्यूम तो ये करा जा सकता है डेफिनेटली इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं देशों की, पाकिस्तान की आईएसआई होगी यहाँ पर इन्वॉल्व, डेफिनेटली इस किसी ना कहीं इसकी तारें जुड़ी होंगी और हैं, उसका कोई शक नहीं है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं चाइना हालांकि साइलेंट, जैसे आप कह रहे थे, रोल प्ले करता है और रोल प्ले कर रहा है बांग्लादेश में पीछे, क्योंकि इस सब का फायदा अगर किसी को हो रहा है, चाइना को हो रहा है। इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो चाइना है। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अमेरिकन्स इंटरफेयर करते हैं, करा है उन्होंने बांग्लादेश में। शेख हसीना की सरकार के दौरान भी उन्होंने इसके कई ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, उनको वीज़ा नहीं देते थे, उन पर फाइन लगा रहे थे। परंतु तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं खेल रहा है इसमें, परंतु अमेरिका मेरे ख्याल से उस हद तक नहीं है कि अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार को गिरवाया है। ओके। और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अगर बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जी, खालिदा जिया की, और जमात इस्लामी जी, जो भी रिलीजियस पार्टी भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, और हिफाजत इस्लाम, इस समय सड़कों पर उनका राज है। और जो रेडिकल इस्लाम की हवा अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, ओल्ड टाइमर्स कहते हैं कि बांग्लादेश की जब भी कोई मूवमेंट होता था तो चार दीवारियों पर, सड़कों पर कभी उर्दू में नारे लिखे नज़र नहीं आते थे। यहाँ तक कि
इस्लामी कलमा भी कभी बंगाली के अलावा लिखा नहीं जाता था। आज उर्दू में कलमा है, उर्दू में पॉलिटिकल नारे हैं, और ये चीज़ बांग्लादेश के लोगों को भी अननर्व कर रही है। ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। ये जो डेवलपमेंट हो रही है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बांग्लादेश में। अभी तक ज़्यादा जो आइडिया होता था किसी बांग्लादेश के सिटीजन का कि मैं बंगला हूँ, बंगाली हूँ मैं, और मुस्लिम मेरा, इस्लाम मेरा रिलीजन है। अब ये पलट गया है। अब ये हो गया कि मैं मुस्लिम हूँ और आई हैपन टू बी ए बंगाली। तो जो आइडेंटिटी टेक ओवर कर रही है, वो ये टेक ओवर कर रही है कि मैं मुसलमान, मुस्लिम, इस्लाम हूँ। तभी आप देखिए जो लैंग्वेज की आप जिक्र कर रहे हैं, ग्राफिती जो दीवारों पे लिखी जाती थी, अभी तक अगर बंगला लैंग्वेज में लिखी जाती थी, राइट, मानिए मातृभाषा आपकी बंगला हो गई, अब यहाँ आ गए उर्दू पर, तो उर्दू मातृभाषा हो गई। यानी कि इस्लाम की जो आइडेंटिटी है दैट इज बिकमिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड टेकिंग ओवर द बंगला आइडेंटिटी। चलिए, ये बात तो एंडलेस है, क्योंकि इसमें रोज न कोई इजाफा हो रहा है। बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की। आज इंटरिम गवर्नमेंट है, कल को वहाँ इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के नतीजे भी हमारे को साफ पता है कि बीएनपी और जमाते इस्लामी कंबाइन शायद सत्ता में आए। तो भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे होंगे? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दो देश अपने संबंध तो नहीं तोड़ सकते। तो किस तरीके से भारत और बांग्लादेश अपने रिलेशंस को और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कैसे करेंगे? आपने बहुत सही कहा, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दो देश रिश्ते तोड़ नहीं सकते, परंतु वो अपने रिश्तों को धीमा कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। तोड़ेंगे नहीं, डाउनग्रेड हो जाएंगे रिश्ते, और किन्हीं दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते जोड़ सकते हैं, स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। ठीक, तो बांग्लादेश यही करेगा। बांग्लादेश आने वाले वक्त में भारत के साथ अपने रिश्तों को किसी तरह से डाउनग्रेड करेगा। हालांकि इकोनॉमिक कारणों के चलते कई चीज़ों में उसे भारत के साथ काम करना पड़ेगा, विदाउट डाउट, राइट, परंतु उसके अलावा वो चाइना, पाकिस्तान, खासकर जमात इस्लामी, हम कहते हैं कि वहाँ की बांग्लादेश पार्टी है, डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा एजेंडा यही तो था पहले 71 वॉर में भी कि बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही रहे। वो नहीं चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान का टूटना, वो चाहते हैं पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते। तो यही तो जमात इस्लामी है। बांग्लादेश में करीब 20% वोट है इसका, राइट। तो पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे रखने चाहेंगे, वो चाइना से अच्छे रखने चाहेंगे, हमसे रिश्ते डाउनग्रेड करेंगे या हमसे रिश्ते अवॉइड भी करने का प्रयास करेंगे। सर, एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप स्टेक होल्डर्स देखें इस बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, वहाँ पर प्रोमिनेंटली चाइना है, अमेरिका है, कहा जाता है कि आईएसआई की वजह से शेख हसीना गई, और उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई है। इस सब में एक चीज़ नहीं समझ में आती कि अमेरिका को क्या गेन होगा अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो जाए, बांग्लादेश में चाइना का प्रभुत्व हो जाए और पाकिस्तान की आईएसआई पैठ जमा ले बांग्लादेश में। उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कह रहे हैं, और मेरा तो कहना है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर भी वही है। जो ये स्पेकुलेशंस हैं, हो सकता है असलियत भी हो, पर हम तो आउटसाइडर हैं, हम तो ना CIA के अंदर बैठे हैं, ना इंडिया के कहीं बैठे हैं, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार गई, अगली सरकार जो आई आने वाली है वो रेडिकल इस्लाम की तरफ झुकी हुई है, वो चाइना की तरफ झुकी हुई है। इसमें मैं इसको ऐसे भी लिंक कर दूंगा, जो बात है कि सेंट मार्टिन आइलैंड एक टापू है छोटा सा, जिसको अमेरिका चाहता था टू मेक अ मिलिट्री बेस अगेंस्ट चाइना, जी हाँ, और शेख हसीना ने वो नहीं दिया, टापू मना कर दिया। तो इसलिए अमेरिकी CIA इंटेलिजेंस या सब ने मिलकर के शेख हसीना का तख्ता गिरा दिया। ओके,
गिरा दिया, क्योंकि उन्हें एक वो टापू नहीं मिला जो बेस वो चाह रहे थे। उस एक छोटे से टापू के बदले में पूरा का पूरा देश इन्होंने धकेल दिया चाइना की गोद में ऑलमोस्ट, और रेडिकल इस्लाम के हाथों में। क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ये चाहती है? मैं मानता हूं और जानते भी हम, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बहुत बेवकूफ़ियां करती है, बड़ी गलतियां भी करती है। जी हाँ। परंतु अगर कॉमन लॉजिक से देखा जाए तो ये लॉजिक सही नहीं बैठता है। तो मेरे विचार से अमेरिका ने ये स्टेप तो नहीं करा है कि उन्होंने हसीना को ओवरथ्रो करवाया है डायरेक्टली, बट हाँ, शेख हसीना की सरकार के खिलाफ अमेरिका ने काफ़ी स्क्रू टाइट कर रखा था, और वो था ह्यूमन राइट्स को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि। याद रखिए, शेख हसीना की सरकार बहुत डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन थी, किडनैपिंग्स होती थी, लोग मारे जाते थे, ज़बरदस्ती लोगों को जेलों में डाला जाता है। बट बात यह है कि ये एक तरह की बांग्लादेशी पॉलिटिकल कल्चर बन गई थी, क्योंकि जब बीएनपी थी तो उसने अवामी लीग के नेताओं को मारा, बम मारा। आई थिंक इन्हीं के शेख हसीना के ऊपर ही बम अटैक हुआ था, ग्रेनेड 2002 में या 4 में कभी, राइट। और दूसरी पार्टी के वर्कर्स को किडनैप करवाना, जेलों में डालना, ये पॉलिटिकल कल्चर बन गई है, बांग्लादेश में थी। अभी सर एक चीज बताइए कि भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? हमारा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश से लगता है, हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लगता है, और बे ऑफ बंगाल हमारा है। आज तक हम उसे अपना बैकयार्ड समझते थे। बे ऑफ बंगाल में सबसे मजबूत नेवी अगर किसी की है तो भारत की है। इस सारे घटनाक्रम को अगर देखें और मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को मिल जाता है, और ना भी मिले तो चाइनीज प्रेजेंस जो बे ऑफ बंगाल में बढ़ रही है, इस सब का अगर एक आप कॉम्प्रिहेंसिव लुक लें तो क्या पाते हैं कि भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कितनी बड़ी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी? ह्यूज। आप बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए भारत की मैप, राइट। हमारा जो ये कौन सा कोस्ट, ईस्ट कोस्ट हुआ ना, जी हाँ। इस तरफ बे ऑफ बंगाल के दूसरी तरफ क्या है, आपके बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम भी है, राइट। वियतनाम कुछ इधर है कुछ उधर है, राइट। पर जो भी है, जो भी देश है, अंडमान, ये जो बेल्ट है ना, लाओस है, चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस यहाँ लाना चाहता है, तो डायरेक्टली हमारे ईस्ट कोस्ट को चाइनीज नेवी, चाइनीज मैरीटाइम पावर डायरेक्टली फेस करेगी बे ऑफ बंगाल की, जहां तक बात है। फिर रही बात नॉर्थ ईस्ट की, एब्सोल्युटली यस। देखिए, शेख हसीना ने हमें बड़ी मदद करी थी। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी आतंकी इंसर्जेंसी मिलिटेंट्स हैं, वो ग्रुप्स बांग्लादेश में आके शह ले लेते थे। शेख हसीना ने उनको काफ़ी एलिमिनेट करवाया, भारत को मदद करी उसमें, राइट। वैसे ग्रुप्स को फिर पनाह दी जाएगी, और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट देखिए घिरा पड़ा है, इधर बांग्लादेश से सारा लंबी हमारी घिरा नहीं है, पर मतलब एक सब्सटैंशियल बॉर्डर है, उधर चाइना है उस तरफ, और इधर हमारा चिकन स्नैक है, याद रखिए। तो ये जो इलाका है पूरा का पूरा, इसके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, कराई जाएंगी और होंगी। अभी नहीं तो 10 साल में, 20 साल में ये सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसीज, इंडिपेंडेंस, अभी आज मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, उसको कौन करवा रहा है कह नहीं सकते, पर कुछ हो तो रहा है वहां पे, बहुत डेंजरस हो रहा है जो भी मणिपुर में। तो उस तरह की चीजों को वन, बट सेकेंडली, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे सुबह हमसे, और याद, बंगाल, इधर हमारे बंगाल को भी, तो हमारा खतरा हमारे ईस्टर्न फ्लैंक में बहुत बढ़ गया है, बढ़ जाएगा। बांग्लादेश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, राइट। और उस पॉपुलेशन का जो प्रेशर आएगा, और उस पॉपुलेशन में जो प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि खासकर ये जो रेडिकल इस्लाम वाले हैं, ये तो रुकने वाले नहीं। एंड एट द सेम टाइम चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, चाइना भी उनको चुपचाप शेयर करता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, ऑन द बॉर्डर और एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। वन लास्ट क्वेश्चन सर, भारत के फॉरेन ऑफिस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के मुतालिक?
वाओ, हम क्या सलाह दे सकते हैं फॉरेन ऑफिस के पास, दे आर ब्रिलियंट माइंड्स, इतना एक्सपीरियंस और उनके पास इनसाइडर नॉलेज है, राइट? तो वो जो कर रहे हैं हम उनको कोई, बट यस एज अ आउटसाइडर मे बी हम कोई एक फ्रेश आइडिया सा टॉस कर दें जो अच्छा तो लगे, बट जब फॉरेन ऑफिस उस आइडिया को देखे वो कहे नहीं इस आइडिया में मेरिट नहीं है, राइट? तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे में अगर मैं लिबर्टी लूँ कि व्हाट कैन इंडिया बी डूइंग विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, इज एक आई थिंक हमें ना टोन डाउन कर देना चाहिए बांग्लादेश का नैरेटिव जो इंडिया के अंदर चल रहा है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसको लेके हमारा जो नैरेटिव है, स्पेशली आवर मीडिया भी ऑल्सो आई वुड से, हम जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं इसमें चीजें बढ़ रही हैं और बांग्लादेश के लोग भी जो इंडियन मीडिया में चल रहा है वो देख रहे हैं, वो भी ट्रैक कर रहे हैं ना इंडिया में क्या चल रहा है। तो व्हेन दे सी कि इंडिया में जो नैरेटिव चल रहा है इस तरह का चल रहा है, और यूनुस ने भी ये कहा है कि हम कट्टर, आई एम नॉट अ कट्टर इस्लामिक, वो उसने क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि वो देख रहा है कि इंडिया में जो नैरेटिव चल रहा है ये चल रहा है कि यूनुस तो पूरा कट्टर इस्लाम लेकर के आ जाएगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, इसी के बारे में एक नया शब्द निकला है, मेगाफोन डिप्लोमेसी। आज भारत और बांग्लादेश आपस में बात नहीं कर रहे, मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें फॉरेन ऑफिस के थ्रू नहीं हो रही हैं, सड़कों पे हो रही हैं। ये मेगाफोन डिप्लोमेसी बंद होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी, कुछ कम होनी चाहिए, डेफिनेटली यस, बट ठीक है जो लीडर है बोले, पब्लिक के सामने बोले। और आज की दुनिया में पर बात यह कि आप किसी लोकेशन में बोलते हैं वो चीज़ कोई बॉर्डर्स नहीं रह गई तो वो मैसेज सारे तरफ जाता है। इसी तरह की एक और टर्म है जो एक्चुअली मैंने इन्वेंट कर रही थी 10-12 साल पहले और मैं यूज़ करता हूँ उसे, बुक भी लिख रहा हूँ उस पर, ऑप्टो पॉलिटिक्स। जी हाँ। आज के टाइम में जो हो रहा है वो हो रहा है ऑप्टिक्स यानी कि इमेजेस और जियो पॉलिटिक्स का मिश्रण। तो जो हमें मिल रहा है और जो बांग्लादेश के लोगों को दिख रहा है उनको वो ऑप्टो पॉलिटिक्स दिख रही है, जो कि आधी रियलिटी और आधी नैरेटिव का मिक्सचर है। ओके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यस ये एरा वैसी है। तो जब यूनुस कहते हैं, उन्होंने भी ये शब्द यूज करा जो आप कह रहे हैं मेगाफोन, या इंडिया ने यूज करा, आई थिंक किसी एक ने यूज करा कि मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सब ऑप्टो पॉलिटिक्स चल रहा है। इसके साथ में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि शेख हसीना आज भी भारत में है, उनका पासपोर्ट रिवोक किया जा चुका है बांग्लादेश के द्वारा, और अभी से ढाका से आवाज़ें उठ रही हैं कि उन्हें भारत वापस करे। तो शेख हसीना का अब क्या होगा? भारत में रहेंगी, कहाँ जाएंगी? और क्या आपको लगता है कि जब तक शेख हसीना भारत में हैं इंडो बांग्लादेश रिलेशंस नॉर्मल हो पाएंगे? ग्रेट क्वेश्चंस। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं मुझे लग रहा है मुश्किल कि शेख हसीना भारत के अलावा किसी और देश जा पाएंगी। जी हाँ। शुरू के दिनों में जब वो थी तो ये श्योर यहाँ इंडिया 2-4 दिन रुक के लंदन चली जाती या दुबई चली जाती या फिनलैंड चली जाती, जहाँ भी। पर जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है मुझे वो दिखता नहीं है कि उनको रास्ता मिलेगा वहाँ पे। और अभी जैसे आप बता भी रहे उनका पासपोर्ट भी रिवोक हो चुका है या मतलब वैलिड नहीं रहा है। तो ऐसे में अभी तो ये दिखता है कि शेख हसीना इंडिया में रहेंगी कुछ टाइम के लिए, बट यस कॉम्प्लिकेशंस हैं और आएंगी। अभी आने वाले हफ्तों में, महीनों में आप देखना इन्होंने जो केसेस चलाए हैं शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में, उसमें शेख हसीना का एक्स्ट्रेडिशन मांगेंगे। इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हमारे यहाँ केस चलेगा तो हम इसे वापस मांगेंगे इंडिया से। तो वो एक और बड़ा पिवटल पॉइंट आएगा जब वो मांग शुरू करेंगे। परंतु उससे पहले भी ऑलरेडी भी अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, अगेन ये नैरेटिव बन रहा है ना, वो बन गया है कि शेख हसीना ने हमारे खिलाफ ये एट्रोसिटीज करी, ये वो करा, हमने रिबेलियन किया, अब शेख हसीना को इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है। वो एक और कारण बन जाता है एंटी इंडिया जो हम ओवरऑल सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं उसको लेकर के। तो शेख हसीना का फ्यूचर आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू से, बट और बहुत अनसर्टेन है। और इसके चलते आने वाले कुछ महीनों में इंडिया और बांग्लादेश की ऑफिशियल रिलेशंस में भी थोड़ा
तनाव आएगा। सर आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आएगी। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।